नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीरिया की, और सीरिया में जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी। ये सीरियन मेस जिसको हम कहते हैं, वो किसने पैदा किया, क्यों किया, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैश्विक स्तर पर कुछ लेन देन की बातें चल रही। सीरिया हम जीते, यूक्रेन आप जीते, या फिर कुछ ऐसा है कि 40-50 दिनों में जो ये लेफ्टिस्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, वो इतना गदर मचाएगा, इतना गदर मचाएगा कि दुनिया के चारों तरफ आग ही आग होगी और आग जलाने की कोशिश की गई होगी। और बेचारा डोनाल्ड ट्रंप आके वो आग पे पानी छिटकता ही रहेगा, 4 साल तक कुछ कर नहीं पाएगा। क्या ये, देखिए, सीधी सी बात करें तो 12 साल में जो अरब स्प्रिंग्स के समय नहीं हो सका, वो अचानक अब हो गया 10-12 दिनों में। ऐसा क्या गदर मच गया कि असाद अपने फैमिली को लेकर रशिया भाग गए। सवाल बहुत है, पेचीदे भी सवाल है, और मैं पूछता जाऊंगा। और आज ज्यादा करके हिंदी में बात करेंगे हम, क्योंकि भारतीय दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि यह आईसिस का रिसर्जेंस, पुनरुत्थान, आईसिस जैसे तत्व का कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्या आईसिस का पुनरुत्थान होने से भारत सेफ रहेगा? क्योंकि हमें आईसिस के फ्लैग बांग्लादेश में भी दिख रहे हैं। कौन उसको फिर से पैदा कर रहा है? ये सब बातों के लिए चर्चा करेंगे। हेडिंग में इन्हें इसलिए दूंगा मैं, वेल, सीरियन मेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल। असद तो जान बचा के भाग गया अपने फैमिली के साथ में, सीरियन लोगों का क्या होगा? एक तरफ आए हुए ऑयल फील्ड को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए रशिया को क्या पड़ी है? क्या कुछ पड़ी है? असद के जाने से उनका कुछ बिगड़ जाएगा? या फिर जो लिप सर्विस देते हैं कुछ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, सही में? हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आदित्य जी हाजिर है। सर, वार्म नमस्कार। वेलकम टू यू एंड दिस ऑन दिस सीरियन मेस। लेट्स टॉक अबाउट इट। नमस्कार हिमांशु जी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे अपने मंच पर पुनः निमंत्रित किया और इस गंभीर विषय में चर्चा करने का अवसर दिया। तो चलिए बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। सर, ये बताइए, पहले तो ये असद देश छोड़ के भाग गया, अरब स्प्रिंग्स में जो ना हो सका वो अब हो गया 10-12 दिन के अंदर। और ये मानने में नहीं आता कि खाली रिबेल्स अपने हिसाब से कुछ कर सके। एक तरफ इसराइल जाके गोलन हाइट्स पे बैठ गया, और देखिए, मुझे तो शंका ये हो रही है, एक थिएटर युद्ध का बंद हुआ हिजबुल्ला इसराइल का, तो दूसरा चालू हो गया। ये हो क्या रहा है सर? देखिए, ये बहुत ही जटिल स्थिति है और इसके लिए पृष्ठभूमि का की जानकारी होना आवश्यक है। आरंभ में मैं ये कहूंगा कि जिसको हम सीरिया कहते हैं उसको अरब लोग अल शम्स बोलते हैं या लिवांत बोलते हैं, और जिसको अंग्रेज लोग सीरिया बोलते रहे वो वास्तव में अरबी भाषा में उसका जो उच्चारण है वो सूर्या है। आपको सूर्या का तो अर्थ पता होगा। जब उसको अरबी शब्द सूर्या को उन्होंने रोमन लिपि में लिखा, उसको सीरिया बना दिया। अगर जब अरब बात करते हैं वो उसको अभी भी सूर्या बोलते हैं।
सूर्यवंशी। तो एक बात ये है, अगर आप इस राष्ट्र को देखें तो पिछले 55 वर्ष में एक परिवार का ही राज्य रहा है, एक परिवार का ही शासन रहा है, अल असद परिवार। अल असद परिवार, इसका पुराना वंशिक नाम था वहश, वाह। जिसका मतलब होता है सैविज। तो इनके जो दादा थे उन्होंने वहश नाम से अल असद कर दिया, उसका मतलब होता है शेर। तो हाफिज अल असद 1971 में राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ये आवश्यक है, उनका पृष्ठभूमि क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ये जो राष्ट्र है ये सुन्नी राष्ट्र है, और इसमें जो शिया हैं, इस्माइली शिया हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। तुर्कमेन अल्पसंख्यक हैं। ड्रूज अल्पसंख्यक हैं। कुछ यजीदी भी हैं, और कुछ कुर्द भी हैं। लेकिन ये जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, ये शिया इस्लाम का भी एक सबसेक्ट है, जिसको अलावी बोलते हैं। और अलावी 10वीं शताब्दी में शिया इस्लाम से अलग हो गया था। ये त्रिमूर्ति में विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति में नहीं। तो ये अली में विश्वास करते हैं, ये मोहम्मद में विश्वास करते हैं, और एक सलमान अल फरसी में विश्वास करते हैं। और इनका जो पूजा पद्धति होती है वो भी थोड़ी अलग होती है। तो सुन्नी बहुसंख्यक राष्ट्र में एक छोटा सा अल्पसंख्यक समुदाय राज्य कर रहा हो, ये एक अचंभे की बात है। किंतु पश्चिमी एशिया में 3 राष्ट्र ऐसे थे जहां पे शासन अरब राष्ट्रवादी पार्टी, जिसको कि बाथ समाजवादी पार्टी कहते हैं, उनके हाथ में था। कौन से थे वो 3 राष्ट्र? इराक, इराक, सीरिया, सीरिया या सूरिया, और लीबिया। लीबिया। तीनों में क्या किया गया? रिजीम चेंज, शासक को खत्म कर दिया गया। वो देखिए किसने सुनिएगा, किया? ये डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं मैं सीधा बता दे रहा हूं आपको। लीबिया में गद्दाफी पहले, बाथ पार्टी, इराक में सदाम हुसैन पहले, उसके बाद, और बाहर आई ये जो, आपको इतिहास बता दूं कि सीरिया या सूरिया बच गया, उसकी वजह रशिया था। रशियंस ने असाद को उस वक्त बचा लिया था, 12 साल के बाद अचानक ये हो गया। देखिए, कोई 15 वर्ष पहले मैंने एक लेख लिखा था। उसमें लिखा था, अरब स्प्रिंग, अरब बार्बरिज्म एंड सुशी स्ट्राइफ। ये जो सुशी है, ये खाने वाली सुशी नहीं है। इट्स नॉट जापानीज सुशी माय फ्रेंड्स। हाँ, ये ये एक संधि करके शब्द बनाया है, सुन्नी शिया, सुशी। जो सुन्नी शिया में झगड़ा चल रहा है, तो एक तो पश्चिम एशिया में ये है कि खलीफा कौन बनेगा। खलीफा तुर्की बनेगा, तुर्की है। अर्दोगन का भी हाथ है इसमें, ध्यान रखिए। खलीफा सऊदी अरेबिया बनेगा, क्योंकि वहां पे तो मक्का मदीना है। या खिलाफत शिया राष्ट्रों के पास जाएगी। तो अब आप इसमें देखिए, ईरान शिया है, इराक शिया है। इराक शिया था, वहां पे सुन्नी डिक्टेटर था। और सीरिया सुन्नी है, शिया डिक्टेटर उसमें जो अधिनायक था वो शिया था, हाफिज अल असद, उसके बाद उसका बेटा। अच्छा, अब इसके बेटे की बात सुने, डॉक्टर बशार अल असद। उनके दूसरा बेटा था हाफिज अल असद का। पहला था बासिल अल असद। है।
वो एक मिलिट्री में था और उसकी मृत्यु हो गई थी 1994 में। बशर अल असद एक डॉक्टर है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। वो लंदन में गए थे और वहीं पे ही बस गए थे। वहां पे उन्होंने एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लिया था। ठीक है, उसको इस्लामिक नाम दे दिया, अस्मा अल असद। वो वहीं पे ही बसे हुए थे, जैसे हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे और वहां शादी कर ली थी, वहीं पे ही बस गए थे। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी वो कि वापस वंश चलाने के लिए, तो उनको वापस बुलाया गया था 1994 में। तो जब ये आए थे, इनको काफी ऊपर उछाला गया था क्योंकि वंशवाद था। अब संजय गांधी के बाद राजीव गांधी को जैसे उछाला गया था, ऐसे ही इनको भी उछाला गया था। और जब आए थे तो ये बहुत पढ़े लिखे थे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे, ये आधुनिकीकरण करना चाहते थे। तो जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने काफी मतलब परिवर्तन किया, व्यवस्था परिवर्तन किया, और पश्चिमी राष्ट्रों ने इनका बहुत स्वागत किया था, बहुत अभिनंदन किया था। और भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे वहां पे, यस। उसके बाद ये यहाँ पे आए थे। उसके बाद प्रतिभा ताई पाटिल गई थी हमारी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो हमारे संबंध अच्छे थे क्योंकि ये अ, क्रूर राष्ट्रों में नहीं माने जाते थे। और ये जो आतंकवाद है उसका निर्यात नहीं कर रहे थे। जब हम 2000 की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया, ओमान और ये कतर और यूएई, ये सारे अपना वहाबी सलाफी इस्लाम का निर्यात करते थे और इनको आर्थिक सहयोग देते थे। तब सूर्या नहीं करता था ऐसे। तो अचानक 2011 में ये शुरू हो गया, अरबी बसंत, अरब स्प्रिंग। अब देखना है कि उसको भी किसने सपोर्ट किया। अरबी वसंत के नाम पर जो बाथ राज्य बचे थे, लिबिया और सीरिया, वहां पे गुप्त राज्य का हस्तक्षेप शुरू हुआ। गहरे राज्य का हस्तक्षेप, डीप स्टेट। गुप्त राज्य जो दिखाई नहीं देता। तो गद्दाफी को कैसे हटाया गया, कैसे मारा गया, उसके शव को ऐसे सबके सामने डिस्प्ले किया गया। वहां पे अभी भी सरकार नहीं है। 3 सरकारें हैं लीबिया में, और आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के मार काट कर रहे हैं। और जिन पश्चिमी राष्ट्रों ने हस्तक्षेप किया था वो कुछ कर नहीं पा रहे। कौन बेहतर था? गद्दाफी, जो कि समाजवादी था, ठीक है, पागल था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे कोई मानसिक बीमारी थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसी समय इन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया सीरिया में। और अल कायदा था और आइसिस था, वो आतंकवादी संगठन थे। और बराक हुसैन ओबामा ने खुलकर कहा था कि हमने आइसिस को, या वो आइस को नहीं बोलता था, आइसिल बोलता था, आइसिल, इस्लामिक स्टेट इन लिवांट, हमने उनको अपना काम करने दिया ताकि वो सूरिया में बशर अल असद को हटा सके। ये बराक हुसैन ओबामा मैंने खुद कहा था, खुल के कहा था। अब क्या हो रहा है कि एक बहुत ही गहरी कूटनीति हो रही है। ठीक है, बशार अल असद के राज्य का पतन हो गया, के शासन का पतन हो गया, और वो भाग गए और उनको मॉस्को में शरण मिल गई। लेकिन हुआ क्या है, एक हफ्ते में ऐसा हो गया, जो युद्ध पिछले 14 साल में नहीं आ पाया, वो एक हफ्ते में कैसे हो गया। जो सूर्या की सेना थी वो भाग के क्यों चली गई? बशर अल असद ने त्याग पत्र दिया है
जाने से पहले। और उन्होंने कहा मारकाट नहीं होनी चाहिए। सूर्या का प्रधानमंत्री अभी वहीं पर ही है, वो कहता है मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, और मेरा उद्देश्य ये है कि मारकाट नहीं होनी चाहिए। और ये आतंकवादी संगठन है जो आईसिस का अवतार है, HTS, HTS। हया तहरीर अल शम्स। इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो अनुवादित शब्द जो होगा वो होगा सदैव स्वतंत्र शम्स। नाम तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन इसको आतंकवादी संगठन कहा गया है, अमेरिका ने ही कहा हुआ है। अब ऐसा माना जाता है कि जैसे इराक में सेना ने युद्ध नहीं किया था 2003 में, अफगानिस्तान में जब तालिबानों ने दोबारा शुरू किया तो वहां की सेना भी छोड़ के भाग गई थी, ऐसा ही सीरिया में हुआ। वो क्यों हुआ? कितने मिलियन डॉलर भेजे गए थे जनरल्स के पास। वहां तो ऐसा ही होता है, सारे इस्लामी राष्ट्रों में ऐसा ही होता है। सत्ता परिवर्तन में पैसा दिया जाता है, और जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी जल्दी शासन का पतन होता है, शासन ध्वस्त हो जाता है। लेकिन इसमें एक और भी बात चल रही है, आप देखिए कि बशर अल असद के जो सहयोगी थे वो थे रूस, और ईरान, हिजबुल्ला। अब ईरान की हालत तो खराब हो गई, हिजबुल्ला अधमरा हो चुका है, इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इजराइल ने 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं सीरिया सूरिया में। और आज बाइडेन महोदय ने एक वक्तव्य दिया श्वेत ग्रह के सामने कि अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन वो एयर स्ट्राइक सूर्या में किए हैं, वो सरकार के ऊपर नहीं किए हैं, वो आईसिस के ऊपर किए हैं। उन्होंने भी 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर दिए। तो देखिए कैसे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, एक तरफ से इसराइल ने हमले किए, दूसरी तरफ से अमेरिका ने किए। सेना छोड़ के भाग गई, राष्ट्रपति त्याग पत्र देके मॉस्को में शरण ले लेते हैं। इसमें कारण ये है कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस बहुत कमजोर हो गया है। वो लोग, उनके दो वहां पे बेसिस हैं दो प्रांतों में। तो एक तो नेवल बेस है टार्टस प्रांत में, वो मेडिटेरियन सी में होता है। और उसके ऊपर एक प्रांत है लिवाटिकिया, लिवाटकिया, वहां पे रूस का एयर बेस है। ये कहा जा रहा है कि कुछ क्रय विक्रय हुआ है, बशर अल असद ने त्याग पत्र दे दिया। और ये कहा गया है कि ये जो हया तहरीर अल शम्स है, HTS है, ये रशिया के जो नेवल और एयरफोर्स बेस हैं उन पे हमला नहीं करेंगे। और जो रूस के वहां पे सैनिक हैं और नौसैनिक हैं वहां पे तैनात, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, सीरिया में और सूरिया में अमेरिका के भी सेना के लोग हैं। तो अब देखना है कि ये जो क्षेत्र है ये एक राष्ट्र रहेगा या इसके टुकड़े टुकड़े होंगे। दर्शक मित्रों, आपको मैं हकीकी माहिती दे दूं तो अमेरिका के तकरीबन 1400-1500 सोल्जर्स हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रशिया कंट्रोल सर्टेन एरिया, और जो कि सीरिया के अंदर वो लेके सालों से बैठा है। उसकी वजह यह है कि दैट इज देयर वे टू द मेडिटेरेनियन सी, और वहां से उनका व्यापार चलता है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा, उसी को मैं आगे चलाऊंगा ये वार्तालाप के अंदर इन दिस टॉक।
where when there are seven countries' interests are there, and when you have a resurgence of an organization like HTS, which is a little milder form of ISIS, what can happen to the people, and what is it that India needs to understand from this? क्योंकि ये तो वहां दूर हो रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा अभी तक। मगर आप याद रखें, अर्दोगन जी तुर्किया वाले, उन्होंने ये मैच शुरू किया 7-10 दिन पहले, ऐसी खबर पहले तो आई। तो तुर्की भी वहां कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत ईरान भी इन्वॉल्व है। उसकी वजह है कि ईरान का हिजबुल्लाह को जो सप्लाई जाता है, दैट गोज थ्रू सीरिया। ये बातें देखिए देखिए, बशर अल असद का जो शासन था, उसको रूस से समर्थन मिलता था, उसको ईरान से समर्थन मिलता था, क्योंकि वो भी शिया थे, वो भी शिया थे। और इराक से भी समर्थन मिलता था, क्योंकि आजकल का जो इराक है वहाँ का बहुपत्य और शासन शिया पार्टियों के हाथ में है। और हिजबुल्लाह का तो वहाँ पे बेस भी था सूरिया में। तो ये बहुत ही मतलब जटिल है, जिसमें कि अमेरिका इन्वॉल्व है, तुर्की इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, रूस का भी कुछ है, वहां पे उनके बेसिस हैं। और वास्तव में इसराइल तो उनका पड़ोसी राष्ट्र है, और गोलन हाइट्स पे कब्जा किया हुआ है। और आज ही आपने दो बातें शायद नहीं देखी होंगी, दो वक्तव्य आए। एक वक्तव्य आया बेंजामिन नेतन्याहू का, कि 1974 का जो करार था सूर्या सरकार के साथ, वो अब निलंबित हो गया है, क्योंकि वो सरकार ही नहीं रही। और हम गोलन हाइट्स में आतंकवादियों को नहीं आने देंगे। तो सीरियन आर्मी तो छोड़ के भाग गई, तो वहां पे वो जगह, वो जो क्षेत्र है, वो अब इसराइल की सेना के आधिपत्य में है। दूसरा जो वक्तव्य आया, वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति या फिलिस्तीन के अध्यक्ष अबू माजन, उनका आया कि सूर्या की के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाने चाहिए, उस राष्ट्र की संप्रभुता को रखना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत कूटनीति चल रही है, और ये जो राष्ट्र है ये बचेगा नहीं। यहाँ पे नए चित्र बनेंगे, विश्व के नए मानचित्र बनेंगे उस क्षेत्र में। क्योंकि इस तरह से जितनी भी शक्तियां हैं उस क्षेत्र में, वो अपना अपना हिस्सा चाहेंगी, अपना अपना आधिपत्य चाहेंगी। तुर्की जहां पे कुर्द लोग बैठे हुए हैं, उसको अपने कब्जे में करेगा। जो दो प्रांत हैं जहां पे रूस के मिलिट्री बेसिस हैं, हो बस। सकता है कि वो रूस के कब्जे में रहें। यस। जो सूर्या का दक्षिणी भाग है, जो इसराइल के साथ गोलन। बॉर्डर करता है, इसराइल गोलन हाइट्स में तो है, इसराइल थोड़ा आगे भी जा सकता है। बफर जोन क्रिएट करेगा इसराइल। नहीं, उन्होंने उसको एनेक्स कर दिया था, गोलन हाइट्स को किसी ने माना नहीं। वो उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। जो अगर बफर जोन बना भी, तो वो सूर्या के क्षेत्र में बनेगा, गोलन इंडिया के हाइट्स। क्षेत्र में, इसराइल के क्षेत्र में नहीं। हाँ, ओके, सलाम। हाँ। तो यहाँ काफी कुछ हो रहा है, लेकिन और भी बातें हो रही हैं कि ये जो गुप्त राज्य है, इसने ऐसा क्यों किया। तो प्रश्न ये भी उठता है कि बांग्लादेश में क्यों किया। अब ठीक है, एक प्रशासन जा रहा है, दूसरा प्रशासन आ रहा है, 45 दिन बचे हैं। अमेरिका में ये कहा जाता है, वी क्रिएट फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। और वो जाने से पहले अपने पद चिन्ह छोड़कर जा रहे हैं। गदर मचा के जा रहे हैं, सीधी भाषा में कहे तो। क्यों? क्योंकि जो भविष्य में राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उन्होंने आज एक वक्तव्य दे दिया
कि सूर्या हमारा क्षेत्र नहीं है, हमें वहां पे कुछ नहीं करना है। लेकिन आपके हाथ में शासन तो है नहीं इस समय। तो 45 दिनों में जो होगा, जो आप रायता फैलाया जाएगा उसको आपको सफाई करनी पड़ेगी। समेटना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी है, यहाँ पे बहुत ही हास्यास्पद बात है। 4 साल पहले भी ऐसा हुआ था। ट्रम्प साहब अफगानिस्तान में रायता फैला के छोड़ गए थे। उसको समेटना किसको पड़ा? बाइडेन को पड़ा। बाइडेन को। तो वो जैसे को तैसा मिल रहा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गुप्त राज्य ने हस्तक्षेप करके सत्ता परिवर्तन किया है। देखिए, ये रिजीम चेंज की जहां बात आती है ना, मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, हमारे पास वक्त तो बहुत नहीं है, मगर फिर भी सर एक चीज मुझे बताइए। ये रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट हम्म। जिसकी भारत में बहुत ज्यादा बात होती है, हम्म। रिजीम चेंज तो हुआ सीरिया में, करवाया हम्म। गया चेंज। हम्म। हम्म। आपके गुप्त राज्य, कई लोगों के गहरे राज्य, जो कहो वो, हम्म। उनके द्वारा। मगर हम्म। सर ये डोनाल्ड लू का क्या चक्कर है? डोनाल्ड लू फिर से नेपाल, भारत, श्रीलंका, और यहां पर कल्चरल टाइज करने आते हैं, उनको आने भी नहीं दे, आने भी देते हैं हम। और फिर उनके द्वारा हुआ रिजीम चेंज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, बात ये है कि सिर्फ वही नहीं है, इनसे पहले वो विक्टोरिया होती न्यूलैंड। थी विक्टोरिया न्यूलैंड। हम्म। उससे पहले होती थी सामंथा पावर्स। अवंता पावर्स, यस। तो ये जो अमेरिका का एक तो विदेश विभाग है, और अमेरिका की गुप्तचर संस्थाएं हैं, ये इनका क्षेत्र होता है। इसमें ये लोग काम करते हैं। तो हर 4 साल बाद प्रशासन तो बदला जाता है, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी, वो तो वहीं रहते हैं। तो उनका जो कार्य का जीवन होता है, करियर होता है, वो उन्हीं चीजों में जाता है। अब एक महाशक्ति है जिसके 800 सैनिक बेस हैं पूरे विश्व में, और ये महाशक्ति अपना आधिपत्य नहीं छोड़ने देगी। तो 4 साल के लिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, 8 साल रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद क्या होता है? जो आपके कर्मचारी होते हैं, जिनको कहते हैं ना मैंडरिन्स, मंत्रीगण। मंत्रीगण कहते हैं यूएस के अंदर भी, भले सत्ता आपकी हो, शासन तो हमारा ही है। शासन तो हमारा ही है। तो ये जो गुप्त राज्य है, ये अपना असली छवि, प्रतिबिंब बिंब दिखा रहा है आने वाले प्रशासन को। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आने वाले राष्ट्रपति ने एक महिला की नियुक्ति की घोषणा की। उस महिला का नाम है तुलसी गैबर्ट। इनकी दो खासियतें। एक तो ये धर्म से हिंदू हैं, लेकिन भारतीय मूल की नहीं है। धर्म से हिंदू हैं। ये पहले डेमोक्रेट पार्टी में हुआ करती थी। ये संसद सदस्य होती थी अमेरिका की। अब नहीं है। जब डेमोक्रेट पार्टी में 2020 का आंतरिक चुनाव हुआ था, तो उसमें इन्होंने जो बाइडेन को चैलेंज किया था। इन्होंने एक दो डेलीगेट्स भी जीते थे, लेकिन इनको मंच पे आने नहीं दिया गया था, तो ये बहुत ही नाराज हुई थी और डेमोक्रेट पार्टी छोड़ दी। फिर स्वतंत्र हो गई और अब रिपब्लिकन पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है।
ये अमेरिकी सेना में भी रही हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। नेशनल गार्ड नाम की संस्था होती है, हर राज्य की होती है, उसमें अभी भी एक्टिव ड्यूटी होती हैं। इनका कहना यह है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो वॉर मॉन्गरिंग करती है, वो हर जगह युद्ध भड़काती है, और उसमें जो बलि का बकरा बनते हैं वो सैनिक होते हैं। और चूंकि वो खुद सेना में रह चुकी हैं, खुद सर्व कर चुकी हैं, युद्ध भूमि में जा सक चुकी हैं, तो उन्हें पता है। और इनसे पूरा डेमोक्रेट पार्टी और उनका जो तंत्र है बहुत ही आक्रोश में है। हिल चुका है, सीधी भाषा में कहे तो। आक्रोश में रह चुका है क्योंकि ये सीरिया गई थी, सूर्या गई थी और बशार अल असद से मिलकर आई थी, भेंट करके आई थी। तो ये कहते हैं कि ये गद्दार हैं। और इनको नियुक्त किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डीएनआई। उसके अंतर्गत 18 गुप्तचर संस्थाएं आती हैं। तो ऐसा दिग्गज महानुभाव या महिला अगर सर्वे सर्वा हो सकती है, तो वो क्या करेगी? वो आंतरिक परिवर्तन करेगी। तो उसके बनने से पहले ही हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। 45 दिन का समय मिला हुआ है। उस 45 दिन में बाइडेन साहब ने मांगा है $24 बिलियन यूएस कांग्रेस से यूक्रेन भेजने के लिए, वो मना कर दिया गया। उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने कहा है कि हम $1 बिलियन के हथियार भेज रहे हैं यूक्रेन में। जिसको कहते हैं ना कि डेस्परेशन, डाइंग गेस्ट गास्ट्स, तो वो चल रहा है इस प्रशासन का, कि अंतिम दिनों में भी ये कुछ करके जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे जो नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भारत में लोग नहीं समझ पाते कि 1989 में जो इस्लामी विप्लव हुआ था ईरान में, उसका पूरे विश्व पे क्या असर पड़ा। ये सारा जो इस्लामी राष्ट्र हैं, उस इस्लामी विप्लव के पश्चात सब के सब जिहादी बन गए। अगर आप लेबनान देखें, सूरिया देखें, अफगानिस्तान देखें, इनमें महिलाएं कितनी स्वतंत्र हुआ करती थी। विश्वविद्यालय के स्तर पर जाकर पढ़ाई करती थी, डॉक्टर बनती थी, नर्सेस बनती थी, कॉलेज में प्रोफेसर बनती थी। साउथ ईस्ट एशिया में जो इस्लामी राष्ट्र हैं, वहां पे कभी भी हिजाब नहीं पहना जाता था, और वहां पे सब जगह हिजाब है। तो जहां भी एक पश्चिमी एशिया के राष्ट्र में इस्लामीकरण होता है, जिहादीकरण होता है, उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है, पड़ा है और पड़ता रहेगा। सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, इसके साथ में हम लोग क्लोजिंग पर जाएंगे, कि जैसे आपने बताया कि यह प्रभाव पड़ता है 90 का दशक और ये इस्लामिक राष्ट्र पर, मगर भारत का प्रश्न जहाँ है वहां पर उसके सामने जो फोर्स अभी खड़ा हो रहा है, और आज के भारत के अंदर वो क्वाइट विजिबल है, हम्म। कि जहां जहां आपको जिहादीकरण, इस्लामीकरण दिखता है, वहां सामने रिएक्शन आके प्रबल हिंदुत्व का फोर्स खड़ा हो जाता है। और ये हमने भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली में पिछले दो चुनाव में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में तो कहा जाता है बहुत स्पष्ट था। अभी ऐसी देखिए स्थिति के अंदर भारत में इनका प्रभाव कितना पड़ेगा? देखिए, सिर्फ
आंतरिक राजनीति की बात नहीं की जानी चाहिए। अब ये देखिए कि जो जनरल विपिन रावत थे, उन्होंने ये बहुत बार बार कहा था सार्वजनिक तौर पे कि भारत को 2.5 फ्रंट्स पे युद्ध करना पड़ेगा। 2.5 फ्रंट वॉर, यस। खैर, वो पहले व्यक्ति नहीं थे, बहुत से लोग कह रहे थे। अब वो बात नहीं रही है। भारत को चारों ओर से घेरा गया है। एक पीछे पाकिस्तान पश्चिम में, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में चीन है, नेपाल उसमें जुड़ गया है, मालदीव्स आ गया है, श्रीलंका भी कभी कभी ऐसे करता है, म्यांमार में वहां पे यस। मिलिट्री हुंटा का राज्य है, और वहां से अतिक्रमण हो रहा है ये जो क्रिश्चियन कबीले हैं उनका, पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो अब इस समय भारत बहुत ही संकट में है। कूटनीतिक संकट, सामरिक संकट और रणनीतिक संकट में है। और भारत का जो प्रशासन है, उसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि हम किस संकट में घिरे हुए हैं। सिर्फ आंतरिक जन जागृति से प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें बाहरी शक्तियां मिली हुई हैं। जो हस्तक्षेप हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है, जिहादीकरण हो रहा है, एक महाशक्ति जिहादी संस्थाओं का प्रयोग करती है। पहली बार नहीं किया है, बार बार प्रयोग करती है, विश्व के हर क्षेत्र में प्रयोग करती है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अल कायदा हो, चाहे वो आइसिस हो, महाशक्ति ने वो प्रयोग किया है। महाशक्ति ने भस्मासुर बनाया है। महाशक्ति ने एक निर्माण किया है फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर का, बार बार अपने, जो कहते हैं ना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उसमें भारत को दूरगामी संकट है, और हमें धीरे धीरे अपने दुर्ग बनाने चाहिए जो शत्रु भेद ना कर सके। दर्शक मित्रों, बहुत पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़ी गलती ये थी कि पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा के भगा दिया था, लेकिन उसके पश्चात अपने पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ नहीं किया था। उसको दूर से भारत के अंदर आने दिया था, ये सोच के कि वो नदी को पार करके आएगा तो हम भगा देंगे। आप शत्रु को अंदर आने ही ना दीजिए, अपनी सीमाओं को इतना सुदृढ़ कीजिए। अभी हम सुन रहे हैं समाचार कि बांग्लादेश की सेना असम में घुस गई और वहां पे मंदिर का निर्माण रोक दिया। क्या हो रहा है? हम क्या पंचिंग बैग हैं? सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी आके थप्पड़ मार देगा? तो अब 2.5 फ्रंट के युद्ध की बात नहीं रही है। चारों ओर से पूरी परिधि ऐसी बन चुकी है कि हम शत्रु चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि आज की स्थिति क्या है, और ये अगले 45-50 दिन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज। बिकॉज एज यू अंडरस्टैंड, मतलब let me put it in English very clearly, there'll be fire, fire, fire all around you. They will try
and create disturbances anywhere and everywhere wherever they find chance. So if something happens in Manipur, don't be surprised. If someone tries some funny things on Bangladesh borders, yes, it will happen. They will persistently burn all four sides of your country because they tried their best to dethrone Modi, which they could not do it. Now, it's a question and it's a challenge. For us Indians, भारतीयस, हमारे लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। हमें उस परीक्षा में पास होने के लिए धीरज के साथ साथ कंट्रोल्ड एग्रेशन नीड्स टू बी शोन। व्हाई आई से कंट्रोल्ड एग्रेशन? एंड दैट इज, if you punch very hard, the opposite person dies and he'll get all the sympathies. तो मित्रों, ये बात को ज्यादा एक्सपांड करेंगे आज से 10-15 दिन बाद, क्योंकि उस वक्त ऐसी कुछ घटनाएं घट रही होंगी। माफ कीजिएगा, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं करता, मगर जिस हिसाब से जो सिनेरियो में आज विश्व की गतिविधियां चल रही है, उसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि साल का अंत आने तक they will try and burn the world as much as they can, scorch earth policy, and this will happen. उसकी जवाब भी हम लोग उस वक्त भी हम डॉक्टर आदित्य जी के साथ फिर से बात करेंगे। लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम looking at the scenario wherein there will be some truce on one side with Ukraine and Russia, with Russia taking up all the occupied territories. जो उन्होंने कॉन्कर किया है, जो जीता है, वो अपने पास रखेगा. That will be a compromise on one side, but this side around, barring those Russian bases, West will play badly over there, and that will directly affect Bharat because we have a sizable number of Islamic population. मित्रों, आज के लिए इतना ही, मगर जाने से पहले हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे, उनको प्रणाम भी कहेंगे, मगर प्लीज आप लोगों को भी एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपके सब्सक्राइब करने से आपको तो शायद 2-4-5 सेकंड लगेंगे, बट दैट विल हेल्प अस इन ग्रो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डॉक्टर साहब, नमस्कार। सर, बहुत मीट अगेन, we'll have a definite conversation on the same subject, the scorched earth policy, where वो ये जो आप जो बता रहे हैं, डीप स्टेट क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है। और हाँ, जाने से पहले डीप स्टेट की एक अच्छी बात बता दूं, डीप स्टेट का एक हिस्सा वो भी है जो कहता है 2027 तक इलोन मस्क विल बी फर्स्ट ट्रिलियनर, और 2028 तक गौतम अदानी विल बी द सेकंड ट्रिलियनर। दर्शक मित्रों, इसी नोट पर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वंस अगेन। थैंक यू। नमस्कार।